हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12 का सिलेबस, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया ये पढ़ेंगे, और लास्ट में हम डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, अगर एक रे ऑफ लाइट मीडियम के बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रही है और वो फिर से रिटर्न हो जाती है सेम मीडियम में, ये टकरा के वापस जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये फेनोमेना को हम यहाँ पे बोलने वाले हैं रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, मींस I इज इक्वल टू R। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जा रही है, उसका पाथ चेंज हो रहा है, तो ये फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। स्नेल्स लॉ हम पढ़े हैं, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R, और आप पढ़े रहोगे sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। यहाँ पे I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और n2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो ये स्नेल्स लॉ है। हम यही लॉस को प्रूफ करने वाले हैं बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। सबसे हम पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर देते हैं। तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है Mn, उस पे दो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, एक R और एक Q, और वो दोनों रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पे जो वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, वेव फ्रंट जो है यहाँ पे AB है, और इसको हम इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे। ये रे ऑफ लाइट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ये RA के परपेंडिकुलर है और QB के भी परपेंडिकुलर है, और AB तुम्हारा वेव फ्रंट है। उसके बाद क्या होने वाला है, ये पॉइंट A, ये वेव फ्रंट पे एक पॉइंट है, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करेगा, और ये अपनी सराउंडिंग में लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देगा, और ये क्या बनते जाएगा, स्फीयर्स बनते जाएगा। हम इससे पहले पढ़े हैं, जैसे आप पानी में पत्थर मारते हो तो स्फीयर्स बढ़ते जाते हैं, सर्कल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे ही पॉइंट ए भी एक सोर्स ऑफ लाइट के जैसा बिहेव करेगा, और यहाँ से भी लाइट क्या होगी, ऐसे सर्कल्स में बढ़ते जाएगी, और वो एट दिस पॉइंट यहाँ पे है। तो ये सर्कल का पार्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से आप एक और लाइन खींच देते हो, ये आपका है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो यहाँ R से रे स्टार्ट होती है, A तक ट्रैवल करती है, Q से रे स्टार्ट होती है, B तक ट्रैवल करती है। तो ये एट टाइम t0 AB वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। अब ये B क्या होगा, आगे ट्रैवल करके C पे आता है, तो B को C पे आने जितना टाइम लग रहा है, A क्या करेगा, वेव फ्रंट एमिट करते जाएगा, वेवलेट्स एमिट करते जाएगा, और A से वो कहाँ पे पहुंच गया, E पे पहुंच गया। तो A से E पे पहुंचने वेवलेट्स को जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम ये रे ऑफ लाइट को B से C पे पहुंचने लग रहा है। तो अब ये क्या होगी, ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस जाने वाली है। ये A भी इंसिडेंट हो रही थी, CE या EC रिफ्लेक्ट हो रही है, वो वेव फ्रंट है। यहाँ पे N क्या है, नॉर्मल ऑन द सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर नॉर्मल परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिए है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर RAN एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो BAC भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। अब ये कैसे इक्वल रहेंगे इसको समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं एंगल RAB। तो ये एंगल RAB,
तो आर ए रे ऑफ लाइट है, उस पे एक वेव फ्रंट है ए बी, और ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब एंगल आर ए बी है आपका 90 डिग्री रहेगा, और ये एंगल आर ए बी दो एंगल का सम है, आर ए एन प्लस एन ए बी। और आर ए एन आपका एंगल, डायग्राम में आप आर ए एन देख सकते हो, आई के इक्वल है, तो हम आर ए एन की जगह आई लिखे हैं, प्लस एन ए बी वैसे ही है 90। और ये आई को आप इक्वल साइन के दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपको एंगल एन ए बी मिल जाएगा 90 माइनस आई। अब उसके बाद हमारे पास एक और एंगल है एन ए सी। एन ए सी, ये जो एन वाली लाइन देख रहे हो आप, पिंक लाइन, ये परपेंडिकुलर है ये सरफेस पे, तो ये एन ए सी ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये दो एंगल का सम है एन ए बी प्लस बी ए सी। तो एन ए बी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 90, और यहाँ पे आप लिख सकते हो बी ए सी इज इक्वल टू एन ए बी, यहाँ पे आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो बी ए सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल एन ए बी। और एंगल एन ए बी क्या है, 90 माइनस आई, तो एन ई बी की जगह हम 90 माइनस आई रख देते हैं, तो बी ए सी हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस आई, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया अंदर, तो 90 माइनस 90 प्लस आई, ये प्लस 90 और माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा, बी ए सी आई हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी ए सी ये एंगल क्या मिला हमको, आई। तो अगर ये एंगल आई हमको पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई होता है, तो ये बी ए सी भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यही से हम यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखेंगे। अब उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। यहाँ भी एक नॉर्मल है और ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो आर है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर ये एंगल आर है तो हम ये एंगल मतलब ई सी ए और ए सी ई ये जो एंगल है इसको भी आर बोलेंगे। अब इसका रीजन क्या है, तो इसको भी सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ कर देते हैं कि एंगल एफ सी ई ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये वेव फ्रंट है, तो ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर रहेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बन, तो एफ सी ई आपको 90 डिग्री मिलेगा, और ये दो एंगल का सम है एफ सी एन प्लस एन सी ई। और जब आप एफ सी एन देखते हो तो ये है आर प्लस एन सी ई, ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 90, प्लस आर यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल एन सी ई 90 माइनस आर हो गया। उसके बाद हम एंगल एन सी ए लेते हैं। एन सी ए ये सरफेस है, उस पर नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल दो एंगल का सम है एन सी ई प्लस ई सी ए। एन सी ई यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, तो एंगल ई सी ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल एन सी ई। और एन सी ई किसके इक्वल लिख रहे हैं हम, 90 माइनस आर के इक्वल लिख रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप ये 90 और ये 90 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ई सी ए आपको आर मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे आर लिख रहे हैं दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल भी आर होगा। ये डायग्राम में आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए ई सी ये वाला एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ए बी सी ये वाला एक ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमको दो साइड एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर देना है। तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल बता देते हैं तो हम बोलेंगे these two triangles are congruent. तो let us assume that the incident wavefront AB touches the reflecting surface at A at time t0. तो ये जब यहाँ से वेव फ्रंट आया, इनिशियली ये वेव फ्रंट इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, ये आगे बढ़ते जा रहे, और सबसे पहले जब वो आएगा ऑब्लिगली है, क्रॉस है, तिरछा है, तो पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पॉइंट ए पे आएगा। तो जब वो पॉइंट ए पे आया, पॉइंट ए को टच किया, तो हम बोलते हैं यहाँ से टाइम 0 है, यहाँ से हम टाइम काउंट करना स्टार्ट करेंगे।
अब उसके बाद क्या होगा, द पॉइंट बी विल टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट सी आफ्टर अ टाइम कैपिटल टी। अब जब ये वेव फ्रंट का पॉइंट ए ये एम एन सरफेस को टच किया, तो ये वेव फ्रंट पे पॉइंट बी अभी सी को नहीं टच किया, तो बी को सी पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। और in between the time 0 to t, the point A which is on wave front starts emitting the wavelets। तो ये point A एक wave front A B पे एक point है, तो ये point A क्या करेगा, ये क्या करेगा, wavelets emit करना स्टार्ट कर देगा। ये wavelets कैसे, in the form of सर्कल्स क्या करेगा, ये एमिट करना स्टार्ट कर देगा। ये वेवलेट्स एमिट कर रहा है, कौन एमिट कर रहा है, पॉइंट ए। Point A will behave like a secondary source and it starts emitting the wavelets। ये wavelets emit करना स्टार्ट किया और ये wavelets कहाँ पे पहुंच गई, पॉइंट E पे पहुंच गई। तो A से E तक पहुंचने भी इसको टाइम T लगा और B से C तक भी पहुंचने इसको टाइम T लगा। A से E तक जो डिस्टेंस कवर किया है, B से C तक जो डिस्टेंस कवर किया है, सेम टाइम में कवर किया है और इनकी स्पीड भी सेम है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करने वाले ये भी सेम रहेगा। सो द वेवलेट्स एमिटेड बाय पॉइंट ए विल कवर अ डिस्टेंस vt एट टाइम t। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और ये टाइम यहाँ पे आ गया तो ये वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला मिलने वाला है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये टाइम टी में कवर किया है। कौन, पॉइंट ए से जो वेवलेट स्टार्ट हुई थी एमिट होना, वो टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर की है वी टी कवर की, क्योंकि ये मीडियम में स्पीड है वी। सेम मीडियम में बी भी ट्रैवल कर रहा है और वो सी तक आने भी उसको टी टाइम लगा, वही टाइम में वही स्पीड से ट्रैवल हो रही है, तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने वाली है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए से ई तक जो डिस्टेंस है वो है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। इन द सेम टाइम टी द लाइट रीचेस फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। सेम टाइम में लाइट बी टू सी ट्रैवल की, तो बी टू सी भी हम क्या लिखेंगे, वी इंटू टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी टी। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उसके बाद ये जो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसमें दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ए ई सी 90 डिग्री है ये, और ए बी सी ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल दोनों का सेम है, इक्वल है। ए ई और बी सी ये साइड इक्वल है, तो एक साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए ई सी में देखते हैं हम, ये 90 डिग्री वाला एंगल है और 90 डिग्री वाले एंगल के सामने के साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ए ई सी में हाइपोटेनस है ए सी। ऐसे ही ए बी सी में 90 डिग्री है बी, बी के सामने वाला रहेगा हाइपोटेनस, तो वो भी ए सी है। तो दोनों ट्रायंगल में ए ई सी में और ए बी सी में 90 के सामने वाला साइड है ए सी which is hypotenuse। तो AC is a common hypotenuse for both the triangle। तो दोनों ट्रायंगल के ये दो साइड्स इक्वल है, दोनों में AC AC आ रहा है, AE और BC दोनों का इक्वल है और एक 90 डिग्री का, तो दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गया, तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहेगा। एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और फ्रॉम द फिगर हम देख सकते हैं कि ए सी ई है आर और बी ए सी है आई, तो हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और इसको एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किए हैं बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। एक और लॉ क्या है, इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन।
which is the plane of the paper. This is the other law of reflection. तो ये जो इंसिडेंट रे है आर ए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ए ई बोल सकते हो आप, और ये जो नॉर्मल है एन ए, ये तीनों एक ही प्लेन में है। अगर ये पेपर के साथ साथ ट्रैवल करेगी, आप देख सकते हो फ्लैट स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन के साथ साथ आगे मूव हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये स्क्रीन के अंदर नहीं चले जाएगी, ये स्क्रीन से बाहर नहीं आने वाली है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी स्क्रीन के साथ ही साथ मूव होने वाली है। तो ये तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में रहेंगे। अब उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने वाले हैं बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, और एम एन आप बोल सकते हो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होने वाली है। तो दो रे है, एक ए डैश से एमिट हो रही है, एक बी डैश से ट्रैवल करते हुए आई मीडियम की बाउंड्री पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर हुई तो वो बेंड हो गई, इसको ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, ए बी इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो रे ऑफ लाइट के 90 डिग्री रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब यहाँ से बी से ये पॉइंट तक सी तक रे को आने कुछ टाइम लगेगा। अब देखो मीडियम अलग अलग है, पॉइंट ए से जो वेवलेट एमिट हो रही है वो सेकंड मीडियम में ट्रैवल कर रही है, बट बी अभी तक फर्स्ट मीडियम में है, और फर्स्ट मीडियम को हम बोल रहे हैं रेरर मीडियम, सेकंड मीडियम है आपका डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगी, मतलब यहाँ पे लाइट स्लो ट्रैवल करने वाली है, यहाँ पे लाइट फर्स्ट मीडियम में लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो बी से सी तक टाइम टी में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली है। ए से ई तक जो रे डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे स्पीड कम है क्योंकि मीडियम 2 डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पे ये स्लो ट्रैवल करने वाली है। तो उतने ही टाइम में अगर स्लो ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे डिस्टेंस कम रहेगा। तो ए से ई तक क्या हुआ, पॉइंट ए वेव फ्रंट का एक पॉइंट है और ये कैसा बिहेव करने वाला है, सेकेंडरी वेव के जैसा, और ये क्या करेगा, वेवलेट एमिट करना स्टार्ट करेगा। इट स्टार्ट्स एमिटिंग द वेवलेट्स, और वो वेवलेट्स को पॉइंट ई तक पहुंचने जो टाइम लग रहा है उतने ही टाइम में रे बी से सी तक पहुंच गई। बट ये फर्स्ट मीडियम में जो बी से सी तक ट्रैवल करे उस वहां पे स्पीड ज्यादा है, ए से ई तक जो ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करी है और ये ज्यादा डिस्टेंस। और ये दोनों रे, अब ये जो ई सी आप देख रहे हो वो सी ई और ई सी, ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, अब ये सेकंड मीडियम में आगे ट्रैवल करेगा। ये वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्रैक्ट हुआ, मतलब सेकंड मीडियम में एंटर हो गया, और यहाँ पे ये नॉर्मल है। अब ये एंगल आई है तो हमको पता है ये एंगल भी आई रहेगा, इससे पहले हम देखे थे। और ये एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल रहेगा वो आर रहेगा। तो अगर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम फिर से वही मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे हम एंगल ले लिए एफ सी ई, ये एफ, ये सी और ये ई, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये है रिफ्रैक्टेड, ये 90 डिग्री वाला एंगल है और ये दो एंगल का सम है। तो एफ सी ई इज इक्वल टू एफ सी क्यू प्लस क्यू सी ई, 90 डिग्री है, और एफ सी क्यू आर है, तो आर प्लस एंगल क्यू सी ई, और आर को आप यहाँ पे लेके जाओगे इक्वल साइन के तो आर माइनस में हो जाएगा, तो एंगल क्यू सी इज इक्वल टू 90 माइनस आर। अब एंगल क्यू सी ए ये वाला एंगल, ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, तो ये 90 डिग्री रहेगा। वो दो एंगल का सम है क्यू सी ई प्लस ई सी ए। क्यू सी ई को आप इक्वल साइन के यहाँ पे ले आते हो तो एंगल ई सी ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल क्यू सी ई,
और QCE कैन बी रिटन एज 90 माइनस R। आप ऊपर की इक्वेशन में देखोगे QCE 90 माइनस R आया है, उसको QCE की जगह पे पुट कर दिए, ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो ये 90 और ये 90 कैंसिल हो जाएगा, एंगल ECA R आ गया। ECA ये जो एंगल है ये R आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ लाइट बी V1 इन मीडियम 1 एंड V2 इन मीडियम 2। मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो V1 है, मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो V2 है। एट टाइम t द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट फ्रॉम पॉइंट B टू C। B से C तक जो डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है V1 और टाइम है t, तो डिस्टेंस जो भी कवर किया है वो V1t कवर किया है। तो B टू C हम लिखते हैं V1t। ऐसे ही हम A टू E, यहाँ पे स्पीड है V2 और टाइम t रहेगा, तो डिस्टेंस जो भी रहेगा, द वेवलेट्स एमिटेड बाय पॉइंट A विल कवर अ डिस्टेंस V2t एट टाइम t। सेम टाइम लगा, B को C तक पहुंचने जो टाइम लगा है उतने ही टाइम में A E पे पहुंचा, तो जो डिस्टेंस रहेगा स्पीड इनटू टाइम, तो हम बोलेंगे A टू E इज इक्वल टू V2t। एंगल A डैश AP ये I है, एंगल BAC ये भी I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल P डैश AE और एंगल ACE एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। थीटा यहाँ पे नहीं है, I है, तो साइन I इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये I का अपोजिट साइड है BC, हाइपोटेनस है AC, तो BC अपॉन AC, और BC को हम V1t यहाँ से पुट कर रहे हैं और AC को ऐसे ही लिखे, तो ये साइन I का फॉर्मूला मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ऐसे ही जो दूसरा ट्रायंगल है डेंसर मीडियम में, मीडियम 2 में AEC, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये वेव फ्रंट है, 90 डिग्री वाला एंगल है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे साइन R का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो R का अपोजिट है AE, हाइपोटेनस है AC, और AE को हम V2t पुट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन 1 साइन I मिल गया V1t अपॉन AC, साइन R मिल गया V2t अपॉन AC। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, साइन I अपॉन साइन R, V1t अपॉन AC, V2t अपॉन AC, ये AC कैंसल, ये t और t कैंसल, V1 अपॉन V2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन I अपॉन साइन R, V1 अपॉन V2, ये जो न्यूमरेटर है इसको आप डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख दोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, फिर से ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन V2 अपॉन V1। अब ये जो 1 अपॉन V2 अपॉन V1 मिला है उसको C से मल्टीप्लाई करते हैं, C से डिवाइड करते हैं, C न्यूमरेटर में है उसके साथ हम V2 लिखेंगे, तो C बाय V2 लिख लिए, और डिनोमिनेटर में C बाय V1 रहेगा, अभी भी V1 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ही है। और ये जो है सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकंड मीडियम के लिए N2, फर्स्ट मीडियम के लिए N1, तो साइन I अपॉन साइन R N2 अपॉन N1 हो जाता है। अब जब आप N1 को साइन I के साथ लेके जाओगे मल्टीप्लाई होगा, और N2 के साथ क्या आ जाएगा, साइन R आ जाएगा, तो N1 इंटू साइन I इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R, और यहाँ पे N1 एंड N2 आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द मीडियम 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। और ये जो है इक्वेशन 3, ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अगर आप फिगर देखते हो तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द बाउंड्री सरफेस आर इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में, जो प्लेन में ये A' ट्रैवल कर रहे हैं वही प्लेन में AE भी ट्रैवल कर रहे हैं, और वही प्लेन में P डैश भी है,
इंसिडेंट रे ए डैश ए, रिफ्रैक्टेड रे ए ई और नॉर्मल पी पी डैश सेम प्लेन में है। अगर v1 ज्यादा है v2 कम है, मतलब ये न्यूमरेटर में जो v1 है इसकी वैल्यू ज्यादा है और v2 जो डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू कम है, तो n2 की भी वैल्यू ज्यादा रहेगी और n1 कम रहेगा। और यहाँ पे i की वैल्यू ज्यादा रहेगी और r की वैल्यू कम मिलने वाली है। न्यूमरेटर में अगर एक वैल्यू ज्यादा है तो सब वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, सबका न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी और डिनोमिनेटर। अगर i ज्यादा है r कम है, i क्या होता है, रे जो इंसिडेंट हो रही है अगर वो सीधा चले जाती तो ये पाथ फॉलो करती और आप बोलते i ये जो एंगल है और ये एंगल सेम है। बट यहाँ पे ये रेरर है और ये डेंसर है, तो ये r को कम मिलना है, ये r की वैल्यू कम मिलने के लिए ये जो रे सीधे जाने वाली थी वो क्या हो गई, बेंड हो गई। अब कहाँ पे बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। तो अगर v1 ज्यादा है v2 कम है, इसका मतलब n2 ज्यादा है n1 कम है, इसका मतलब i ज्यादा है r कम है। Thus during obliquely incident, जब वो तिरछा इंसिडेंट होगी, the refracted ray will bend towards the normal while going from optically rarer मतलब स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू ऑप्टिकली डेंसर मतलब हायर रिफ्रैक्टिव। डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा रहेगा, रेरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो कम रहेगा। रेरर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है। तो यहाँ पे आई ज्यादा मिलने वाला है, आर कम। अगर आई सीधा चले जाता है जो डायरेक्शन में आ रहा है वही डायरेक्शन में तो इक्वल मिल जाता। बट यहाँ पे ये आर की वैल्यू को कम करने के लिए रे क्या होती है, बेंड होती है। कहाँ पे बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो कम है और यहाँ की स्पीड v2 ज्यादा है। अगर v2 ज्यादा है मतलब r की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। तो v2 ज्यादा है मतलब r की वैल्यू ज्यादा है, v1 कम है मतलब i की वैल्यू भी कम है। अब ये रे क्या हुई, यहाँ से आ रही थी स्ट्रेट चले गई, बट r को अभी ज्यादा मिलना है। अगर ये एंगल देखोगे ये एंगल सेम मिल जाएगा, i इज इक्वल टू r। तो ये जो रे है अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड होने वाली है। तो यहाँ पे वाइल इंटरिंग एन ऑप्टिकली रेरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, मतलब डेंसर से रेरर में इंटर हो रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये भी कुछ लॉज आप पढ़े हो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सब हम प्रूफ देख रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ कैसे डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है एक सरफेस पी क्यू पे। ये सरफेस है, दो मीडियम की बाउंड्री है, इस पे नॉर्मली मतलब 90 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट हो रही है। और यहाँ पे 3 सक्सेसिव वेव फ्रंट्स लिए हम, ए बी सी डी एंड ई एफ। और ये सब वेव फ्रंट जो सेपरेट है डिस्टेंस से वो है λ1। ए बी लाइन देख रहे हो और सी डी लाइन देख रहे हो, ये दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है λ1, विच इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम है, दिस इज योर मीडियम 1, दिस इज योर मीडियम 2। तो मीडियम 1 में जो वेवलेंथ है वो है λ1, मीडियम 2 में जो वेवलेंथ रहेगी वो है λ2। मीडियम 1 है रेरर मीडियम, मीडियम 2 है डेंसर मीडियम। तो ये 3 सक्सेसिव वेव फ्रंट है, ए बी सी डी और ई एफ। तीनों के बीच का डिस्टेंस λ1 है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द 3 वेव फ्रंट्स आर इंडिकेटेड बाय a डैश b डैश c डैश d डैश एंड e डैश f डैश। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो इंडिकेशन है, ये यही वेव फ्रंट क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुए हैं। अब ये a डैश b डैश c डैश d डैश और e डैश f डैश पे है। अब assuming that second medium to be denser, the speed of light will be smaller in that medium and hence the wave fronts will move slower
and will be able to cover less distance than that of covered in the same time in the first medium. फर्स्ट मीडियम रेरर मीडियम है, यहाँ पे स्पीड जो भी है ये ज़्यादा है। सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम है, यहाँ पे स्पीड कम है। तो यहाँ पे उतने ही टाइम में ज़्यादा स्पीड से मूव हो रहे हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिए, यहाँ पे स्लो हो गए हैं तो कम डिस्टेंस कवर किए, सेम टाइम में मगर कम डिस्टेंस कवर किए हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वेव फ्रंट्स इज लैम्डा टू। डेंसर मीडियम में जो दो वेव फ्रंट है उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा टू बोला है, विच इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। सो thus lambda 2 will be smaller than that of the lambda 1। मतलब lambda 2 क्या है, कम है, lambda 1 क्या है, ज्यादा है, डिस्टेंस है वेव फ्रंट का। अब बोल रहे हैं lambda 1 क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव फ्रंट इन टाइम t। टाइम t में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो lambda 1 है, और v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम में स्पीड है v1, डिस्टेंस है lambda 1, टाइम है t। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस लैम्डा टाइम टी। टी का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा बाय v1। टी की जगह पे v1 चले गया, v की जगह पे t1 आ गया, तो हम t इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय v1, लैम्डा 1 बाय v1 लिख सकते हैं। अब सेकंड मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो लैम्डा 2 ट्रैवल किया है, उसको भी टाइम t लगा है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो v2 है। तो यही इक्वेशन को आप लैम्डा 2 v2, अब इक्वेशन 1 भी t के लिए, इक्वेशन 2 भी t के लिए, दोनों जगह सेम टाइम लगा है, तो हम ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 2 बाय v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय v1। v2 को आप यहाँ पे ले आते हो इक्वल साइन के दूसरे साइड, तो लैम्डा 1 ऐसे ही रहता है, v2 बाय v1 हो जाता है। अब v2 जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आए, तो लैम्डा 1 अपॉन v1 बाय v2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं c से और डिवाइड कर रहे हैं c से, तो आप न्यूमरेटर में लिख सकते हो c बाय v1 और डिनोमिनेटर में लिख सकते हो c बाय v2। इससे पहले भी हम किए हैं ये। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 c बाय v1 डिवाइडेड बाय c बाय v2, और c बाय v1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और c बाय v2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो जब आप ये n2 को यहाँ पे लेके आओगे तो लैम्डा 2 n2 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा तो वेवलेंथ कम रहेगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा तो वेवलेंथ ज्यादा रहेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक मीडियम है डेंसर मीडियम, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो यहाँ पे वेवलेंथ कम रहेगी। ये रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा रहेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम increases, wavelength of the light in that medium decreases। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ये इक्वेशन से हम बोल सकते हैं। इफ मीडियम 1 is vacuum where the wavelength of light is lambda naught and n is the refractive index of medium 2। अब मीडियम 1 है वैक्यूम, वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1। ये वैक्यूम है और वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है, n की वैल्यू 1 रहेगी। यहाँ पे वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, और सेकंड मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। इक्वेशन यहाँ पे सेकंड मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा है तो लैम्डा 2 नहीं, अब लैम्डा लिखेंगे। फर्स्ट मीडियम वैक्यूम और वैक्यूम की वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, सेकंड मीडियम की स्पीड v2 और फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c रहती है। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट v2 बाय c। अब यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हम ये इक्वेशन लिख लिए कि सेकंड मीडियम में जो वेवलेंथ है लैम्डा है, फर्स्ट मीडियम में जो वेवलेंथ है लैम्डा नॉट है, फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है, सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो ये इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिए और लैम्डा नॉट अपॉन n आ गया। इसका मतलब क्या है, n और लैम्डा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज न्यू वन एंड न्यू टू ऑफ द वेव इन द टू मीडियम, दोनों मीडियम की फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमको पता है स्पीड v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। ये इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v है स्पीड, n है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ। तो यहाँ पे भी फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है v1 है, फ्रीक्वेंसी ν1 है और वेवलेंथ λ1। तो यहाँ से ν1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ν1 इज इक्वल टू लैम्डा को यहाँ पे ले आते हैं तो v1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, v1 अपॉन λ1। ऐसे सेकंड मीडियम के लिए v2 इज इक्वल टू ν2 λ2। तो ν2 आप कैसे लिखोगे, ν2 इज इक्वल टू v2 अपॉन λ2। ये दोनों फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं, तो ν1 अपॉन ν2 इज इक्वल टू v1 अपॉन λ1। ये न्यूमरेटर में रहेगा टर्म और ये डिनोमिनेटर में रहेगा v2 अपॉन λ2। और यहाँ पे आप देख सकते हो λ2 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन v1। अगर λ2 अपॉन v2 और λ1 अपॉन v1 इक्वल है तो v1 अपॉन λ1 और v2 अपॉन λ2 भी इक्वल रहेंगे। तो ये इक्वल क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएगी, 1 मिल जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ν1 और ν2 सेम आ गई। ν2 आप यहाँ पे ला सके लिख सकते हो, मतलब दोनों मीडियम की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव रिमेन्स अनचेंज while going from one medium to another। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बट वेवलेंथ चेंज होती है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डज नॉट चेंज while going from one medium to another medium। एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब वेव ट्रैवल करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। द स्पीड और एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव चेंजेस एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है बट स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलर एनालिसिस होल्ड्स गुड इवन इफ द वेव इज इंसिडेंट ऑब्लिकली। अगर वेव को तिरछा इंसिडेंट करता है, अभी हम नॉर्मली इंसिडेंट किया था, अगर वेव तिरछा आती है तो ये सब फेनोमेना, ये सब एनालिसिस सेम रहने वाले हैं। तो सीधा वेव आए चाहे तिरछा आए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगी और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा तो स्पीड कम रहेगी, वेवलेंथ कम रहेगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा तो स्पीड ज्यादा रहेगी, वेवलेंथ ज्यादा रहेगी। अब आपको आपके स्क्रीन पे कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे, आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आप ऑन टारगेट क्लासेस का ग्रुप सर्च करके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हर चैप्टर के नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ।